तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, यानी प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक ना, तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। ठीक ना, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब चलिए श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है और समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। ठीक ना, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक ना, चलिए यहां पर देख लीजिए, हम एक परिपथ बनाए हुए हैं। परिपथ में देखिए क्या प्रतिरोध जोड़े हैं? तीन प्रतिरोध। कितना प्रतिरोध है? तीन प्रतिरोध। तीनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक ना, यहां देखिए अब इसके बारे में कुछ हमको लिखना रहेगा, इस परिपथ के बारे में। ठीक ना, तो लिखेंगे कि माना कि तीन प्रतिरोध के प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 इस प्रकार जुड़े हैं कि पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से जुड़ा है। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तथा तीनों का जो विभवांतर है वो V1 V2 तथा V3 है। यानी पहले वाले का विभवांतर V1, दूसरे वाले का विभवांतर V2, तीसरे वाले का विभवांतर करना है V3। लेकिन तीनों में प्रवाहित धारा समान है, यानी तीनों में कितना प्रवाहित धारा हो रहा है? I, यानी इसमें भी I धारा बह रहा, इसमें भी I धारा बह रहा, इसमें भी I धारा बह रहा। ठीक है, यहाँ आप लोग को एक चीज समझना है। ठीक है, जब कभी भी श्रेणी क्रम में कितना भी प्रतिरोध जुड़ा रहे, 3 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो, ठीक है, उन सभी में धारा का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, यानी इसमें धारा का मान क्या होगा? एक समान, यानी सभी प्रतिरोधों में एक ही कितना धारा बहेगा। ठीक है, इसमें I1 I बह रहा, इसमें भी I, इसमें भी I। ठीक है, लेकिन तीनों का वोल्टेज क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यानी इस यहाँ पर एक चीज याद करने वाली बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है लेकिन वोल्टेज का मान समान नहीं रहता। ठीक है, सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज अलग अलग रहता है लेकिन सभी में प्रवाहित धारा एक समान रहता है। ठीक है, चलिए वही तो यहाँ पे लिख दिया, तीनों को वोल्टेज V1 V2 V3, तीनों में प्रवाहित धारा I और तीनों का प्रतिरोध R1 R2 और R3 है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, इसमें हम क्या दिए, इसको इस पूरे परिपथ को हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे ना, तो देखिए यानी सेल आया तो बैटरी से हम जोड़ दिए, हम क्या दिए, यानी इस बैटरी का वोल्टेज कितना हो? V हो, कितना हो? V हो। ठीक है, यह वोल्टेज आगे जा करके इन तीनों वोल्टेज में बट जाता है का। ठीक है, ये जो वोल्टेज होता है V होता है, यह यहाँ जाकर के कुछ यहाँ वोल्टेज यूज हो जाएगा, कुछ यहाँ पर होगा और कुछ यहाँ पर होगा। तो देख रहे हैं यही भी जा करके यहाँ पर भी बट गया है, यहाँ पर भी बट गया, यहाँ पर भी बट गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यदि तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? V के बराबर। हम कह सकते हैं कि इन यानी इस बिंदु और इस बिंदु के यानी पूरा के बीच का जो विभवांतर वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V। कितना वोल्टेज होगा? V होगा, क्योंकि यही V जो होता है ना V1 V2 और V3 में बटा है। तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही जो V है वही तीनों में जाकर के बट गया। ठीक ना, अब चलिए यदि हमको V1 का मान निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, V2 का निकालना रहे कैसे निकालेंगे और V3 का मान कैसे निकालेंगे। ठीक ना, तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या था? V बराबर I इंटू R। ठीक है, या फिर V बटे I बराबर R होता है, यही ओम का नियम होता है ना। ओम का नियम का प्रयोग करके यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं और यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले प्रतिरोध का नाम क्या है? R1। ठीक है, R1 प्रतिरोध में कितना विभवांतर है उसको पता करेंगे किसके नियम से? ओम के नियम से। ठीक है, देखिए हम पहले से ही इसको लिख कर ला चुके हैं ताकि यानी आप लोग को, ठीक है, मतलब आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो इसलिए। ठीक है, चलिए ओम के नियम के अनुसार पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में कौन सी निकालेंगे हम लोग? विभवांतर। पहले प्रतिरोध में यानी इसमें हम लोग विभवांतर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I इंटू R, यही ओम का नियम कहता है ना। लेकिन यदि यहाँ पर V है तब I इंटू R होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम V1 कह दें, ठीक है, तो I तो देखिए सब में प्रवाहित धारा I है, I में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसका प्रतिरोध R1 है, R2 R3। तो इसमें जब ओम का नियम लगाएंगे तो V1 बराबर यहाँ धारा कितना बह रहा है? I, लेकिन यहाँ का प्रतिरोध कितना है? R1 हो जाएगा। उसी तरह V2 बराबर यहाँ धारा कितना बह रहा है? I, लेकिन प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा। यहाँ पर V3 निकालेंगे, V3 बराबर यहाँ धारा I, लेकिन प्रतिरोध कितना है? R3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ठीक है, यही सेम चीज देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, V1 बराबर IR1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए।
V2 बराबर तो IR2 और V3 बराबर देखिए यहाँ से निकाल दिया V3 बराबर IR3, ठीक है। यानी पहले वाले का वोल्टेज निकाल लेंगे तो पहले वाले का प्रतिरोध, दूसरे वाले का तो दूसरे वाले का निकाल लिया, ठीक है। यानी कि तीसरे वाले में हम विभवांतर निकालेंगे तो तीसरे का प्रतिरोध, तीसरे का धारा लेना पड़ेगा। इन सबको 1 2 3 समीकरण मान लिए, ठीक है। अभी आपको बताया है V1 V2 V3 किसके बराबर होगा, कुल वोल्टेज V के बराबर होगा, इसलिए लिख दे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। अब इसे V1 V2 V3 का मान 1 2 3 से उठा के इसी में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 2 3 का मान किस में रखने पर, 4 में। वही देखिए समीकरण 1 2 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 4 में रख दिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 है ना, V है तो V को V ऐसा लिख दिए। V1 बराबर क्या रखेंगे, IR1 तो IR1 हो गया। V2 बराबर क्या रखेंगे, IR2 तो IR2 हो गया। V3 बराबर क्या रखेंगे, IR3 तो IR3 हो गया। अब इस तरह से देखिए सब में देखिए I कॉमन मिल रहा है का, जब I कॉमन मिल रहा है तो सब में से I को कॉमन ले लीजिए, यहाँ V है तो V लिख दिए, ठीक है। सब में से I को बाहर निकाल लिए तो I कॉमन मिल गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा R1, यहाँ क्या बचा R2, यहाँ क्या बचा R3, ठीक है। यानी V बराबर मिल गया I क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए फिर ओम का नियम यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। ओम का नियम यही कहता है V बराबर I इंटू R, तो V बराबर क्या लिख दिए, I इंटू R। यहाँ बगल में लिखे भी हैं चूंकि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ I है तो I उतार दिए, R1 R2 R3 R1 R2 R3 उतार दिए, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ में देखेंगे I सेम सेम है तो I से I कट जाएगा, I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, R बराबर बचेगा इधर R1 R2 और R3, ठीक। यही हम लोग का फाइनल सूत्र मिल गया किस क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध रहेंगे ना उसको सीधा जोड़ लेंगे, हमको कुल प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध को लेकर के हम फार्मूले का निगमन किए तो R3 तक मिला, 4 ठोरे को लेकर करते हैं तो R4 तक मिलता, 5 ठोरों को लेकर करते हैं तो R5 तक मिलता। जितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा ना सबको सीधा जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा, ठीक है। परिपथ में कितना प्रतिरोध है, ठीक है। यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तब, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसको सीधा के सीधा जोड़ लेंगे। जितना भी प्रतिरोध हमको मतलब श्रेणी क्रम में दिया रहेगा सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किस क्रम का, समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है, उसका फार्मूला कैसे बनता है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। समांतर क्रम संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, ठीक है। तीनों को किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका यही होता है, जितने भी प्रतिरोध को हमको समांतर क्रम में जोड़ना रहेगा, ठीक है, उन सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध, ठीक है, तीनों प्रतिरोध का नाम रख देते हैं। हई R1 प्रतिरोध है, हई R2 है, ये कौन सा है, R3 है, ठीक है। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, कैसे पता करेंगे, देखिए तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, इस बिंदु से जुड़ा का, और दूसरा सिरा देखिए इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। देखिए देखने पर भी समांतर लग रहा है, ठीक है। इसको पहचानने का एक तरीका यही है कि ठीक है सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है, ठीक है। और सभी में प्रवाहित धारा अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, ठीक है। इस बैटरी से मान लीजिए कितना धारा निकला, I धारा निकला, ठीक है। I धारा बहते बहते जाएगा, देख रहे हैं आगे चल के I जो है 3 मार्ग में बट जाएगा, कितने मार्ग में, 3, क्योंकि 3 प्रतिरोध जुड़ा ना तो तीनों प्रतिरोध में धारा जाएगा, पहले में जाएगा I1, दूसरे में जाएगा I2, तीसरे में जाएगा I3। तो देख रहे यही I1 I2 I3 में बट गया का, फिर जब प्रतिरोधों से बाहर निकलेगा फिर तीनों जुट करके फिर क्या बना देगा, I। इसका मतलब हम लिख सकते हैं I जो है वो I1 I2 I3 में टूट गया, नहीं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I तीनों मिलेगा तो फिर क्या बना देगा, I बना देगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखिए तीनों प्रतिरोधों का जो वोल्टेज है विभवांतर का है एक समान, ठीक है। तीनों को विभवांतर कितना है
V है। समांतर क्रम में देखिए ये तीनों का सेम रहता है, जितना भी प्रतिरोध रहेगा समांतर क्रम में जुड़ा ना सबका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन सब में प्रवाहित धारा का होता है अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें यही चीज याद रखने वाली है कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम और धारा अलग अलग होता है। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम लोग हिंदी में थोड़ा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तथा तीनों में प्रवाहित धारा I1 I2 तथा I3 और तीनों का विभवांतर कितना है, V है। ठीक है, देखिए इन सबको हम यहाँ बोर्ड पे लिख दें, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए यदि हमको यहाँ पर धारा का मान निकालना रहे, यहाँ पर निकालना रहे, यहाँ पर निकालना रहे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग एक नियम पढ़े हैं, किसका नियम, ओम का नियम। ओम का नियम का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर धारा पता करने जा रहे हैं, किस वाले प्रतिरोध में, पहला प्रतिरोध में। ठीक है, यहाँ I1 निकाल लेते हैं, यहाँ I2 निकाल लेते हैं, यहाँ I3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम यही कहता है ना, V बराबर IR, या फिर इसको लिख सकते हैं V बराबर कौन चीज, I इंटू R। यदि हमको I का मान निकालना रहे तो R को इधर भेजना पड़ेगा, कहा V बटे R बराबर क्या हो जाएगा, I। इसका मतलब ओम का नियम यही कहता है V बटे R बराबर क्या, I। ठीक है, V बटे R बराबर I, लेकिन हमको I नहीं निकालना, यहाँ कौन सा निकालना, I1। जब यहाँ हम लोग I1 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा, यहाँ I2 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा, यहाँ I3 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ हम ओम का नियम लगाएंगे वहीं का डाटा उठाएंगे। ठीक है ना, चलिए यानी ओम का नियम में हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, फार्मूला V बटे R बराबर कौन सी, I, या फिर I बराबर V बटे R। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यदि हम पहले वाले प्रतिरोध में, किस वाले प्रतिरोध में, पहले वाले प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है उसको निकालने की कोशिश करें, किस नियम से, ओम के नियम से, तो पहले वाले में देखिए कितना धारा है, I1 हैगा, तो यहाँ देखिए I1 बराबर, अभी आपको बताया V बटे R बराबर कौन सी बताए, I ना, लेकिन यहाँ I1 निकाल रहे हैं, पहले वाले में I1 बराबर, तो पहले का वोल्टेज कितना है, V, और पहले में प्रतिरोध कितना R1, तो V बटे कितना हो गया, R1। ठीक है, दूसरे में धारा निकालेंगे I2 बराबर, तो दूसरे का भी वोल्टेज क्या है, V है, तो V, लेकिन दूसरे का प्रतिरोध R2 है, तो V बटे R2। तीसरे वाले में निकालेंगे तो तीसरे का भी वोल्टेज सेम है, क्योंकि समांतर क्रम में सबका वोल्टेज सेम रहता है V, लेकिन तीसरा प्रतिरोध कितना है, R3, तो V बटे R3। इस तरह से देखिए हम I1 I2 I3 का मान निकाल दिए, किस नियम का प्रयोग करके, ओम के नियम का प्रयोग करके, यानी I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। अभी आपको बताया कि I1 I2 I3 मिलके क्या बना देगा, I, मतलब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यह I तो तीन भागों में टूटा है, I1 I2 I3 में। ठीक है, तो इसलिए लिख दिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मान लिया समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब समीकरण 1 2 3 का मान उठा के किस में रख देते हैं, 4, यानी I1 I2 I3 का मान उठा के ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये लिखे समीकरण 1 2 3 का मान कहाँ रखने पर, 4 में रखने पर। ठीक है, तो 4 यही है ना, यहाँ I है तो I लिख दिए, I1 का स्थान पे क्या रखेंगे, V बटे R1, तो V बटे R1 लिख दिए, I2 का स्थान पे V बटे R2, तो V बटे R2 रख दिए, I3 का स्थान पे V बटे R3, तो V बटे R3 रख दिए। ऊपर देखेंगे सब में V आ गया, तो V को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, I, सब में से V जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यानी 1 बटे नीचे R1, यहाँ 1 बटे नीचे R2, 1 बटे नीचे का बच गया R3 बच गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ I बराबर, ठीक है, V कोष्टक में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यदि यहाँ हम फिर से ओम का नियम लगा दें, ठीक है, फिर ओम का नियम यही कहता है ना, V बटे R बराबर कौन सी, I, तो इस I का स्थान पे क्या लिख दें, V बटे R, कौन सी, V बटे R, किस नियम से, ओम के नियम से, यानी I बराबर V बटे R, इसको इस उतार दिए। अब देखिए दोनों साइड में कहीं V आ गया का, तो V से V का हो जाएगा, कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे R बचेगा, तो 1 बटे R है, तो V तो कट गया, इधर क्या बचेगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, यह किस क्रम के संयोजन का फार्मूला है,
ठीक है। तो ये समांतर क्रम संयोजन के लिए अंतिम रूप से फार्मूला यही बनता है। ठीक है। अब मान लीजिए कितना भी प्रतिरोध हमको दिया रहा है समांतर क्रम में, तो उसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे बल्कि उसका व्युत्क्रम करके, देखिए उल्टा करके जोड़ा है का। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 था तो डायरेक्ट नहीं जोड़ा, 1/R1 करके, 1/R2 करके और 1/R3 करके। इसी तरह हमको जितना भी प्रतिरोध समांतर क्रम में मिला रहेगा ना, उसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम यानी उल्टा करके जोड़ेंगे, 1/, करके जोड़ेंगे। ठीक है। फिर 1/, करके जोड़ेंगे, जो प्रतिरोध मिलेगा अंतिम में फिर उसको पलटे दिया जाएगा तो हमको कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है। इसको जब सवाल लगवाएंगे तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो वहां और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है। बस अभी आपको यही पता होना चाहिए कि समांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूला क्या बनता है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान लीजिए 4 प्रतिरोध जोड़े होते तो 1/R4 मिल जाता, 5 तो जोड़े होते तो 1/R5 मिल जाता। ठीक है। तो आप लोग भी पेपर में आ जाएगा तो 3 ही प्रतिरोध जोड़िएगा। ठीक है। 3 प्रतिरोध देखिए थोड़ा समय में भी हो जाएगा, कम ही समय में, आसान भी रहता है। ठीक है। तो इस तरह से समांतर क्रम संयोजन का एक हो गया फार्मूला हो गया। ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग का विद्युत धारा वाला चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसी किसी चैप्टर में देख लीजिए, जो राजीव प्रकाशन का किताब लिए होंगे उसमें विद्युत धारा और उसका तापीय प्रभाव यानी ऊष्मीय प्रभाव जिसको बोलते हैं, एक ही दिया होगा। ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, वो हम ठीक है, जो ऊष्मीय प्रभाव है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, कौन सी, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव।